जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी बेस हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि स्टेट पीसीएस, व्यापम वगैरह, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक बेस मजबूत करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। और आज हम शुरू कर रहे हैं इतिहास का अध्ययन। हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, उससे पहले इसको शुरुआत करने से पहले हम इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है, इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, भारतीय इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक छोटी छोटी चीज़ समझते हुए चलेंगे और लास्ट तक हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। इतिहास को समझने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास क्या है इसको समझेंगे। ठीक है, इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, इसके वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण इसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास का समयकाल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे। इतिहास क्या है। क्या आपको पता है इतिहास क्या है? इतिहास एक ऐसा अध्ययन है जो भूतकाल जो बीता हुआ काल है, उस समय घटित होने वाली ऐसी घटनाओं का अध्ययन जो हम वर्तमान के परिदृश्य से करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब बात ये आती है कि भूतकाल से संबंधित ऐसी क्या सभी घटनाएं होंगी जिनको हम वर्तमान में पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भूतकाल से संबंधित ऐसी सभी घटनाओं का अध्ययन हम इतिहास में बिल्कुल भी नहीं करते। इसके कुछ आयाम होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका हम भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन वर्तमान में करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं पुरानी घटनाओं का अध्ययन जो किससे संबंधित होती है? वर्तमान से संबंधित होती है, पहली बात। दूसरा क्या है? जो मानव और भौगोलिक जीवन को क्या करती हो? प्रभावित करती हो, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? जिसमें कोई साक्ष्य हो, जिसमें क्रमबद्धता हो। ठीक है, इन सभी के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा हमें इतिहास पढ़ने से, क्या मिलेगा, तो उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखते हैं दूसरा, इतिहास को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या मिलता है इतिहास पढ़ने समय, क्या फ़ायदा है इतिहास पढ़ने का। तो देखो, पहला फ़ायदा तो ये है कि हम इतिहास को पढ़कर वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। वर्तमान को क्या कर सकते हैं? बेहतर बना सकते हैं, इतिहास की पुरानी घटनाओं को पढ़कर कैसे। ठीक है, दूसरा क्या है? इसको पढ़कर हम समाज को समझ सकते हैं, समाज कैसा था हमारा और कैसा है। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि हम इतिहास को पढ़कर
अपने विपरीत परिस्थितियों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण क्या है और किस आधार पर किया गया है। इतिहास का वर्गीकरण, हमने इतिहास को हमारे अध्ययन की सुविधा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में। कितने भागों में विभाजित करें हमने, 3 भागों में। पहला क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब वर्गीकरण तो कर दिए, लेकिन इसका वर्गीकरण करने का कोई तो आधार होगा ना, किस आधार पर हमने इतिहास का वर्गीकरण करे हैं। इसका आधार है हमारा, आधार क्या है, लिखित साक्ष्यों के आधार पर। लिखित साक्ष्यों के आधार पर हमने प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया। अब कैसे लिखित साक्ष्य के आधार पर, तो वो भी देख लेते हैं हम। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ पर हमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी प्रकार का लिखित विवरण हमें प्रागैतिहासिक काल में बिल्कुल भी नहीं मिला है। ठीक है, इस समय का जो जीवन हुआ करता था मानव का, वो पूरी तरीके से कैसा हुआ करता था, खाना बदोश हुआ करता था। कैसा हुआ करता था, खाना बदोश जीवन हुआ करता था। खाना बदोश का मतलब क्या है कि इंसान एक प्रकार से घुमंतु जीवन जीता था, यहाँ वहाँ घूमते रहता था, खाना की तलाश में शिकार करते रहता था, बड़े बड़े पत्थरों के हथियार बनाता था, गुफाओं पर रहता था, और जहाँ तक इसका रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है, तो इस काल को हमने प्रागैतिहासिक काल का यहाँ कहा। यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो इसके जानने के स्रोत क्या होंगे, इसके जानने के स्रोत क्या हैं, इस काल के बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इसको जानकारी हमें मिलती है। अब बात आती है पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पुरानी सभ्यता के लोग, जो लोग हुआ करते थे या मानव जो भी बोले, ये उस समय औजारों का प्रयोग करते थे। औजारों का, बर्तनों का, आभूषण का, ठीक है, आभूषण का, मनके का, ठीक है, अभिलेखों का, चित्रकारी। ठीक है, तो जब हमने खुदाई शुरू की है, तो खुदाई के दौरान ये बहुत से हमें अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, बहुत से अवशेष मिले हैं। इन्हीं खुदाई के दौरान जो भी अवशेष मिले हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। इन्हीं सब को हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। अर्थात प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इसके अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल को पढ़ते हैं। ठीक है, आज समझ में। अब पाषाण काल को भी हमने अलग अलग जो हुआ करते थे, उनके औजार हुआ करते थे, उनके आकार के हिसाब से इसको भी कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे हैं। कितने, 3। एक होता पुरापाषाण, मध्य पाषाण और एक होता है नवपाषाण। ठीक है, पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांट दिए, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इन सब का अध्ययन हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आधैतिहासिक काल। ठीक है, क्या आता है, आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य तो क्या है, उपलब्ध हैं। क्या है, उपलब्ध तो हुए हैं। उस समय इंसान लिखना पढ़ना समझ चुका रहा होगा, लेकिन क्या लिखा है, कुछ भी हमें पल्ले नहीं पड़ा है। कौन सी भाषा लिखा, कौन सी वर्णमाला का प्रयोग किया है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो हम अभी तक इसको समझ नहीं सके हैं। तो
जब लिखित साक्ष्य नहीं समझ सके तो इसका भी आधार क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। इसका जानने का स्रोत भी क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और हम इसकी लिपि भी जान चुके हैं, पढ़ सके हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं ऐतिहासिक काल को जानने का स्रोत क्या है? लिखित साक्ष्य है, ठीक है। तो हमने देखा इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में। आधार क्या है? लिखित साक्ष्यों के आधार पर। जहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले उसको प्रागैतिहासिक काल कहा, ठीक है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ते हैं हम। पाषाण काल को 3 भागों में, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पुरा पाषाण को भी 3 भागों में, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। फिर जहाँ पर लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसको आदिऐतिहासिक काल कहा। इसके जानने का स्रोत भी क्या? पुरातात्विक साक्ष्य है। और जहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य मिला है और जिसको हम पढ़ लिए हैं, समझ लिए, उसको हम ऐतिहासिक काल कहे हैं। इसके अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता से लेकर के, वैदिक काल से लेकर के कहाँ तक, वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? लिखित साक्ष्य के आधार पर। आया समझ में? अब हमने जो इतिहास का वर्गीकरण कर लिए और समझ लिए, क्या क्या समझ लिए? इतिहास क्या है समझ लिए, इतिहास क्यों पढ़ना ज़रूरी समझ ली, इतिहास का वर्गीकरण समझ ली। अब हम देखेंगे भारतीय इतिहास को हमने विभाजित कितने आधार पर किए हैं, कितने भागों में किए और उसके विभाजित करने का आधार क्या है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चौथा आयाम क्या है हमारा? भारतीय इतिहास का विभाजन। इसको भी हमने कितने भागों में विभाजित किए हैं? इसको भी हमने किए कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किए हैं, ठीक है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, फिर उसके बाद आ जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। अब इसको विभाजन करने का भी तो कोई आधार होगा ना, क्यों हमने प्राचीन भारत में बांटे हैं, मध्यकालीन में बांटे हैं, आधुनिक भारत में बांटे हैं, ठीक है। इसका आधार क्या है कि इस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति अलग हुआ करती थी और इस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति अलग हुआ करती थी और इस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अलग हुआ करती थी, ठीक। अर्थात क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। किन किन में हुआ? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। इस समय का समाज अलग हुआ करता था, राजनीतिक व्यवस्था अलग हुआ करती थी, आर्थिक व्यवस्था अलग हुआ करती थी। यहाँ का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अलग हुआ करती थी और यहाँ का भी अलग हुआ करती। इसीलिए हमने इनको अलग अलग कालखंडों में क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है। देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसका समय काल क्या है? इसका समय काल हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल से लेकर के 712 AD तक, ठीक है। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? 712 से लेकर के 1707 तक मध्यकालीन इतिहास और 1707 से लेकर के 1947 तक के समय को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। अब एक प्रश्न ये आना चाहिए आप सभी को कि ये समय किस आधार पर कैसे वर्गीकृत किया, ठीक है। कैसे यहाँ से यहाँ तक का समय प्राचीन भारत हो गया, यहाँ से यहाँ मध्यकालीन इतिहास हो गया, यहाँ से यहाँ तक आधुनिक इतिहास हो गया। तो मैंने पहले बताया इनमें परिवर्तन हुआ है, इसीलिए इनको अलग अलग का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का समय दूसरा हुआ करता था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था अलग थी, यहाँ का अलग था और यहाँ का अलग था। देखो
प्रागैतिहासिक काल से लेकर के 712 ईस्वी तक क्या हुआ करता था, नॉर्मल जीवन हुआ करता था भारतीयों का। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से यहाँ के बीच में 712 को क्या होता है, एक मुस्लिम आक्रमण होता है भारत में। कौन सा आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण होता है। और मुस्लिम आक्रमण 2 चरणों में हुआ था, एक अरब आक्रमण हुआ था और एक हुआ था तुर्क आक्रमण। कौन सा आक्रमण, तुर्क आक्रमण। लेकिन भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण पूछे तो क्या आएगा, अरब आक्रमण आएगा। क्या आएगा, अरब आक्रमण, जिसका नाम ठीक है, अरब आक्रमणकारी। तो जब 712 ईस्वी में अरब आक्रमण होता है तो यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था 712 तक अलग थी। और जैसे ही 712 को आक्रमण होता मुसलमानों का, तो भारत में एक प्रकार से क्या होता है, मुस्लिम साम्राज्य आ जाता है, मुस्लिम शासक आ जाते हैं। तो जब शासक चेंज होंगे, सीधी सी बात है, वहाँ की व्यवस्था चेंज होगी। ठीक है, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और वहाँ की आर्थिक व्यवस्था चेंज होगी। तो 712 से लेकर के 1707 तक किन का शासन रहा भारत में, ज़्यादातर मुसलमानों का शासन रहा। तो उन्हीं के हिसाब से उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था बनाई, सामाजिक व्यवस्था बनाई और आर्थिक व्यवस्था बनाई। तो इस समय क्या पढ़ते हैं हम, मुसलमानों का शासन मध्यकालीन भारत में ज़्यादातर। तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर हमने वर्गीकृत कर दिया। अब यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होता देखो, अब 1707 को एक मुग़ल शासक होता है जिसका नाम क्या होता है, औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1707 को। देखो यहाँ पर जी जो है अपना भारत, थोड़ी गड़बड़ा रहा है, देख लेना आप। यहाँ पर केंद्रीय शक्ति के रूप में कौन है, मुग़ल है। कौन है, मुग़ल। मुग़ल में कौन है अपना, औरंगजेब यहाँ पर शासन कर रहा है। और उसी समय, ठीक है, उसी समय यहाँ पर बंगाल में ब्रिटिशों का शासन है। ब्रिटिशर्स क्या है, ब्रिटिश, अंग्रेज़ लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बंगाल में अंग्रेज़ लोग हैं। तो होता क्या है, जब तक केंद्रीय शक्ति के रूप में कौन है, मुग़ल हैं। मुग़ल एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। ठीक है, तब तक इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि भैया हम आगे बढ़ लें, यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप कर लें, प्रशासनिक हस्तक्षेप कर लें, सामाजिक हस्तक्षेप कर लें, नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु होती है। ठीक है, जैसे ही औरंगजेब की यहाँ पर मृत्यु होती है, कब, 1707 ईस्वी में। ठीक है, वैसे ही इनको क्या मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है। भारत की जो आंतरिक मतलब जो भी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, उनमें हस्तक्षेप, प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कौन करने लगते हैं, अंग्रेज़ करने लगते हैं। जब 1707 में यहाँ पर कौन निपट गया, अपना औरंगजेब निपट गया, तो इसके बाद कौन आने लगे, अंग्रेज़ों का धीरे धीरे शासन आने लगा। सीधी सी बात है, जब अंग्रेज़ आएंगे तो वहाँ का भी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, अलग होगी। इसलिए हमने इसको अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है भारतीय इतिहास को। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के 712 ईस्वी तक। फिर उसके बाद 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान शासक होंगे। फिर उसके बाद 1707 से लेकर 1947 तक आधुनिक भारत के इतिहास। यहाँ पर ब्रिटिशर्स अर्थात अंग्रेज़ों का धीरे धीरे क्या होने लगता है, हस्तक्षेप होने लगता है। ठीक है, तो आशा करते हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब देखेंगे इतिहास का कालखंड। ठीक है, इतिहास के कालखंड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास की समय रेखा, आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक ईस्वी होती है और एक क्या होती है, ईसा पूर्व होता है। क्या होता है, ईसा पूर्व। इसको क्या कहते हैं,
BC कहते हैं और इसको क्या कहते हैं AD, बिफोर कॉमन एरा, सॉरी बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। इसको समझने के लिए मैं एक रेखा का प्रयोग करूंगा। मान के चलो ये रेखा है, ये क्या है, लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के कहीं पर यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं 0, ये क्या है, 0 समय काल है। अब 0 समय काल को हमने बोल दिए कि यहाँ पर ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसको क्या बोल दिए, 0, शून्य, शून्य काल। अभी हम कहाँ पर हैं, 2024 में हैं, ठीक है। इससे पीछे का समय इसको कहते हैं हम BC, अर्थात ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटना। और इसको क्या कहते हैं AD, अर्थात ईसवी, क्या कहते हैं, ईसवी। अब देखो, मान के चलो मैंने बोला 500 ईसवी या AD, और यहाँ पर बोल दिया 500 BC। तो जब भी BC की बात हो, आज से 500 BC, मैंने बोला आज से 500 BC, 2024 में BC की बात हो, अर्थात ईसा पूर्व की बात हो, तो क्या करना पड़ेगा, 500 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का समय है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। मतलब 2524 साल पुरानी घटना है। और यदि ये BC है, और यदि AD बोलें 500 AD या ईसवी, तो इसको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ तक की घटना है। तो क्या हो जाएगा, 4 2 5 1, मतलब 1524 साल पुरानी घटना है। अब जैसे कि मैंने बोला 1000 ईसा पूर्व, तो सीधी सी बात है, आज से 1000 ईसा पूर्व मतलब 2024 जे, और 1000 जे मतलब 3024 की बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने बोला 600 AD ईसवी की घटना है, मतलब क्या करना है, 2024 से हमें 600 क्या कर देना है, घटा देना है। आए समझ में? तो ये क्या है, समय रेखा है। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं, इतिहास को हम किस आधार पर जान सकते हैं, ठीक है। इतिहास जानने के स्रोत, ठीक, इतिहास जानने के स्रोत हमने पहले पढ़ चुके हैं, शायद आपको ध्यान होगा, और नहीं होगा तो फिर भी अपन देख लेते हैं, ठीक। इसके 2 स्रोत होते हैं, एक होता है लिखित स्रोत, लिखित, जिसे हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं, साहित्यिक स्रोत। और एक और क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, जो खुदाई के दौरान जो भी वगैरह वगैरह मिलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत। इनको हम बहुत विस्तार समझेंगे, ठीक है। लिखित स्रोत, जो लिखित पुस्तकें होती हैं, जैसे हमारे ग्रंथ हो गए, क्या हो गए, ग्रंथ, वेद पुराण, ठीक है। और कुछ विदेशी लोग आए थे, उनकी रचना हो गई, रचना, ठीक है। ये सब साहित्य, मतलब जो भी लिखित विवरण हमें इतिहास के बारे में बताता है, उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और जो भी हमें खुदाई के दौरान आभूषण, सिक्के, मनके या फिर बर्तन जो भी मिले हैं, वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब लिखित स्रोत को भी हमने कितने भागों में बांटे हैं, देखो, लिखित स्रोत, इसको भी क्या किया हमने, लिखित स्रोत भी कैसा होता है, एक होता है देसी और एक होता है विदेशी, देसी स्रोत और विदेशी स्रोत। अब देसी स्रोत किसे कहते हैं, देसी स्रोत में आ जाते हैं एक धार्मिक, क्या जाते हैं,
धार्मिक स्रोत आ जाते हैं और एक हो जाते हैं गैर धार्मिक बोलें या लौकिक बोलें या पंथ निरपेक्ष बोलें, ठीक है। लौकिक ग्रंथ, इसमें क्या जाएंगे, धार्मिक में जो धर्म से संबंधित हो, जैसे कि वेद, ठीक है, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, मतलब जो भी वेदों से हमें जानकारी मिलती है, जैन धर्म की जानकारी जो भी है वेदों, बौद्ध धर्म की है, ठीक है, शैव धर्म है, ये सब किसके अंतर्गत जाते हैं, धार्मिक। और लौकिक में क्या जाते हैं, जो धर्म से संबंधित नहीं है, जैसे पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी हो गई, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है। एक चाणक्य की रचना हो गई, जो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है, चाणक्य, ठीक है। ये धर्म से संबंधित नहीं है लेकिन जानकारी ये भी देते हैं, ये भी लिखित स्रोत हैं, ठीक है। क्या हुई, अर्थशास्त्र, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक मतलब जो खुदाई से मिलते हैं, खुदाई से प्राप्त होते हैं, जैसे कि बर्तन, ठीक, आभूषण, मनके, सिक्के, ठीक है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो आज हमने इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत परिचय देखा और आगे हम कल पुरातात्विक स्रोत के बारे में समझेंगे, उसके बाद लिखित साक्ष्य के आधार पर समझेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे हम इतिहास के बारे में समझते चलेंगे। यदि वीडियो में कहीं कोई भी कमी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्या सुधार करना है वो बताएं। और नोट्स बनाते चलें, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।